वर्तमान डीजीपी साहब को जिस सिलेक्शन कमेटी ने बनाया उस सिलेक्शन कमेटी में यूपीएससी का कोई भी सदस्य नहीं था। यहाँ पर केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम इनको एक्सटेंशन नहीं देंगे और उसके बाद भी इन्होंने डीजीपी को अपॉइंट किया। डीजीपीज है या फिर जो पुलिस ऑफिसर्स है, दे शुड बी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट, यानी वो पॉलिटिक्स से इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उनको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जिस समय सिलेक्शन कमेटी बनी उस समय जेपीएससी का कोई भी चेयरमैन नहीं था, इसलिए हम इन चीज को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे बड़ा रिफॉर्म्स आज तक पुलिस में जो आया है वो प्रकाश सिंह केस के बाद में आया है। मंत्रिमंडल ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि ये सिलेक्शन कमेटी है और उसी सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पे सारा का सारा खेल इन्होंने कर दिया और इसलिए हम इस पूरे की पूरे प्रक्रिया को क्वेश्चन कर रहे हैं। झारखंड में फिलहाल राज्य के जो पुलिस कप्तान हैं यानी डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर एक असमंजस की स्थिति है। केंद्र में जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, उनका कहना और उनसे रिलेटेड जो पार्टी है भाजपा, उनका कहना है कि झारखंड के अंदर कोई डीजीपी नहीं है। बाकायदा वो अनुराग गुप्ता को, भाजपा के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो अनुराग गुप्ता को सिर्फ डीजीपी कहते हैं। झारखंड के अंदर डीजीपी जो हैं, जो झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए हैं अनुराग गुप्ता, वो लगातार ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी हैं और बाकायदा वो प्रभार भी दे रहे हैं कई लोगों को। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कई आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया, हालांकि राज्य के गृह मंत्रालय ने उसको रद्द भी कर दिया। इन्हीं सब मुद्दों पर फिलहाल बात करने के लिए हमारे साथ अजय शाह हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, और ये लोग लगातार डीजीपी अनुराग गुप्ता को शैडो डीजीपी कह रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने बनाया ही होगा तमाम प्रक्रियाओं को पार करके। तो इसको बहुत आम भाषा में हम लोग जनता के बीच समझाने के लिए इनसे बात कर रहे हैं। फिर अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया है राज्य सरकार ने, बाकायदा सारे नॉर्म्स फुलफिल किए होंगे, और बीजेपी और आप लोग कह रहे हैं कि वो शैडो डीजीपी हैं। देखिए आकाश जी, हमारे देश में जो पुलिस का सिस्टम है, पुलिसिंग सिस्टम है, वो स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट होता है, याद कीजिए 1857 का जो रिवॉल्यूशन था मंगल पांडे का, उसका ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया जिसको हम कहते हैं इंडियन पुलिस एक्ट 1861। उसके बाद से वहाँ से कहानी शुरू हुई। लेकिन जो ब्रिटिश ने पुलिस बनाया था उसमें ये बात थी कि पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर थी, बहुत पावर था, जिसको हम पुलिस की सरकार या फिर पुलिस स्टेट कहते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में लगातार ये बात उठी कि पुलिस में कोई ना कोई रिफॉर्म्स हमेशा किया जाना चाहिए, चाहे पुलिस के स्ट्रेंथ को लेकर के है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के है, पुलिस में किस तरह से अपॉइंटमेंट को लेकर, सबको लेकर पुलिस रिफॉर्म्स की हमेशा बात होती है। लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स की बात सबसे ज़्यादा कब होनी शुरू हुई? जब 1971 में महाराष्ट्र के अंदर में एक आदिवासी लड़की थी जिसका नाम था मथुरा। मथुरा नाम की एक नाबालिग लड़की का पुलिस वालों ने रेप कर दिया जेल के अंदर में, कस्टोडियल रेप जिसको हम कहते हैं। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा बवाल मचा कि पुलिस में रिफॉर्म्स जो आने चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद में नेशनल पुलिस कमीशन बैठता है और नेशनल पुलिस कमीशन ने एक रिफॉर्म्स की कमेटी को उन्होंने किया कि ये आने चाहिए। उसके बाद में मालिमत कमेटी बैठी, उसके बाद में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैठा। लेकिन सबसे बड़ा रिफॉर्म्स आज तक पुलिस में जो आया है वो प्रकाश सिंह केस के बाद में आया। प्रकाश सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे, उन्होंने पीआईएल फाइल किया और कहा कि भाई पुलिस के अंदर में बहुत सारे चेंजेस आने चाहिए। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी किया और कहा कि 7 डायरेक्टिव जिसको हम कहते हैं ब्रॉड लेवल पे, और उसमें कहा कि पुलिस का जो काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक ऑर्डर पास कर दिया। अब जो ऑर्डर पास किया उस ऑर्डर में कई सारी चीज़ें थी, लेकिन हम यहाँ पर डीजीपी के ऊपर फोकस करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के उस रूलिंग के बाद में एक प्रोसीजर हमारे पूरे देश में इस्टेब्लिश हो गया कि डीजीपी का अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्रकाश सिंह केस में और किस तरीके से राज्य सरकार ने उसका पालन नहीं किया, और यही हमारा स्टैंड है जो हम उनको शैडो डीजीपी बुला रहे हैं। प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपको डीजीपी अपॉइंट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, यूपीएससी को लिखेगी कि हमारे यहाँ पर डीजीपी की नियुक्ति होनी है, आने वाले डीजीपी की। यूपीएससी के पास में सारे पैनल ऑफिसर्स का लिस्ट होता है, उनका बैकग्राउंड होता है, उनका पूरा ब्यौरा होता है। यूपीएससी जो ऑफिसर्स एलिजिबल होंगे डीजीपी बनने के लिए उनका एक पैनल तैयार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगी, स्टेट गवर्नमेंट उसमें से जिसको चुनना है वो डीजीपी बना सकती है। तो यहाँ पर झारखंड में इस प्रक्रिया का पालन जो है वो नहीं किया गया। ठीक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, अगर यूपीएससी से चयनित पैनल से आपको डीजीपी नहीं बनाना है तो आप अपना एक सिलेक्शन कमेटी बना के डीजीपी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक बात है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने, झारखंड की सरकार ने एक कमेटी बनाई और कहा कि इस कमेटी के तहत हम डीजीपी को अपॉइंट करेंगे। उस कमेटी में हाईकोर्ट के जज थे, यूपीएससी का एक मेंबर होना था, जेपीएससी का एक रिप्रेजेंटेटिव होना था, उसके बाद सरकार की तरफ से उसमें लोग आने थे। अब यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ पर हुई?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सिलेक्शन पैनल अब बनाएंगे उसमें यूपीएससी का मेंबर होना ही चाहिए, लेकिन वर्तमान डीजीपी साहब को जिस सिलेक्शन कमेटी ने बनाया उस सिलेक्शन कमेटी में यूपीएससी का कोई भी सदस्य नहीं था, इसलिए हम उस कमेटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरी बात, उस कमेटी में जेपीएससी का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, लेकिन जिस समय सिलेक्शन कमेटी बनी उस समय जेपीएससी का कोई भी चेयरमैन नहीं था, इसलिए हम इन चीज़ को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा प्रकाश सिंह केस में कि जिस भी व्यक्ति को आप डीजीपी बनाएंगे एक कंडीशन होनी चाहिए कि उनका रिटायरमेंट एज कम से कम 6 महीना होना चाहिए। यानी अगर वो 6-7 महीने में रिटायर्ड होने वाले, 8 महीने में रिटायर होता, आप उनको डीजीपी बना सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो डीजीपी है उनका रिटायरमेंट एज सिर्फ 4 महीने बचा हुआ था, पर राज्य सरकार ने उनको फिर भी डीजीपी बना दिया। और ये जो 6 महीने का क्लॉज था, इसको बाईपास करने के लिए राज्य सरकार ने ये कहा कि आज जो हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इसका इफेक्ट 2-3 महीने पहले से स्टार्ट होगा, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो इन्होंने दे दिया, इसलिए हम इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद डीजीपी, जो इस वर्तमान डीजीपी की हम बात कर रहे हैं, वो ऑल इंडिया सर्विसेज से आते हैं, आईपीएस। ठीक है, हमारे देश में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस और एक आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इन तीनों बॉडीज़ है, इनका रिक्रूटमेंट केंद्र सरकार करती है, इनकी ट्रेनिंग केंद्र सरकार करती है, और केंद्र सरकार ही राज्य सरकारों को देती है कि आप उनको सर्व कीजिए, पर वो हमेशा किसके अधीन होते हैं, केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। यानी एज एक्सटेंशन का पावर केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सरकार इसका एक्सटेंशन नहीं कर सकती है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम इनको एक्सटेंशन नहीं देंगे, और उसके बाद भी इन्होंने डीजीपी को अपॉइंट किया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने साफ साफ लेटर लिखा और ये कहा कि जो डीजीपी है अभी आपने जो बनाया है, ही डीम टू बी रिटायर, उनको रिटायर्ड माना गया है। ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर उनको अभी आज के बाद नहीं माना जाए, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं। झारखंड के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने भी कहा कि इनकी सैलरी नहीं बनेगी, हम इनको रिटायर्ड मान रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को लेकर के, होम मिनिस्ट्री को लेकर के, यूपीएससी को लेकर के, ये 4 संस्थाएं जो ऑल इंडिया सर्विसेज को रेगुलेट करती हैं, उनके ऑर्डर के बेसिस पे, उनके जजमेंट के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि वर्तमान में जो डीजीपी है, जैसा हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने कहा, शब्द कॉइन किया कि ही इज़ शैडो डीजीपी, यहाँ पर कोई भी डीजीपी नहीं है। यही हमारा कंप्लीट लीगल एंगल बनता है। डीजीपी अनुराग गुप्ता डीजीपी है ही नहीं। मैंने आपको चारों इंस्टीट्यूशन का बताया, और सबसे बड़ी बात क्या है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने उठा, आपने इस बात का जिक्र किया। मान लीजिए कोई भी ऑफिसर है, मान लीजिए कि एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, अगर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कुछ गड़बड़ियाँ करता है, अपने डिपार्टमेंट में करता है, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई किस एक्ट के तहत करेंगे? वो एक्ट कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी, जो कि स्टेट ऑफिसर्स के लिए बनाई जाती है। ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के लिए 2 एक्ट है जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 और एक आपका है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट टू 1968। अब अगर केंद्र सरकार ने कह दिया है कि कोई XYZ अधिकारी ऑल इंडिया सर्विसेज का ऑफिसर ही नहीं है, तो अगर उनसे कोई डिपार्टमेंटल गलती हो जाए, कोई एरर हो जाए, तो आप उनको किस कानून के तहत उन पर कार्रवाई कीजिएगा? क्योंकि वो उस जो एक्ट है उसके अंडर वो आ ही नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो डीजीपी साहब हैं, उनका कंप्लीट जो कंट्रोलिंग पावर है वो सेंटर के पास है, स्टेट के पास में कोई किसी भी रूप में कंट्रोलिंग पावर नहीं है। सेंटर ने रिक्रूट किया, सेंटर ने ट्रेन किया, सेंटर ने स्टेट को दिया, और अब सेंटर ने कहा कि जो हमने आपको ऑफिसर दिया था वो ऑफिसर अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट बिना किसी लीगल बैकिंग के, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के, एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के बेसिस पर, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं तो सिलेक्शन कमेटी आप बना सकते हैं, पर वो सिलेक्शन कमेटी विधानसभा से पास होना चाहिए, यानी वो एक्ट होना चाहिए, कानून होना चाहिए। पर इन्होंने एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, मंत्रिमंडल ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि ये सिलेक्शन कमेटी है, और उसी सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पे सारा का सारा खेल इन्होंने कर दिया। और इसलिए हम इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को क्वेश्चन कर रहे हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, और उस इंस्टीट्यूशन को अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, हम उसको जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने भी पत्र लिखा, बाबूलाल मरांडी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका तनख्वाह भी बंद है, तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग आगे तो जो कर सकते हैं वो हमने किया ही। आगे करने का मतलब है कि मान लीजिए बाबूलाल मरांडी जी ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, केंद्र को जो सूचना दी जानी है प्रेस के माध्यम से वो भी हमने दी है, केंद्र ने भी इस पर जो
लिया जाना कहा है। बाबूलाल मरांडी जी ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को पत्र भी लिखा था, जिस पत्र के रिप्लाई में भी आया कि नहीं, इनकी सैलरी जो हमने रोक रखी है। तो हमारे स्तर से जितना कुछ हो सकता है हम उसको कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अब आने में कोर्ट में भी ये मामला है, कोर्ट इसमें फैसला करेगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का मामला नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता है, मतलब कोर्ट का मामला तो खैर हर चीज़ में इंटरफेरेंस कोर्ट का हो सकता है, लेकिन यहाँ मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ पर क्लियर है, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर को एक्सटेंशन देने का पावर, रिक्रूट करने का पावर, प्लेस करने का पावर जिस बॉडी के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने 3-3 बार लेटर लिख करके इस चीज़ को साफ कर दिया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर नहीं लिखती तब वहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति थी कि अब आगे क्या होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ लिख कर एक्सप्लिसिटली उसको बता दिया है कि नहीं, ही डीम टू बी रिटायर्ड, तो हमें उसको मानना है। लेकिन अगर राज्य सरकार उसको नहीं मानेगी तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार ने एक संवैधानिक जो क्राइसिस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति यहाँ पर पैदा कर दी है। एक तो आप लोग बता रहे हैं कि कुछ घटना घटेगी या कुछ गलत डिसीजन वो लेते हैं तो कार्रवाई किस आधार पे हो, और क्या नुकसान हो सकता है? अगर वो डीजीपी है ही तो सर कुछ तो नुकसान बड़ा राज्य को नहीं होगा या आम जनता को तो नहीं होगा? नहीं, सीधी सी बात है ना, डीजीपी क्या मैं और आप बन जाएंगे क्या? हमारे पास कोई अथॉरिटी है? कोई भी आदमी किसी पद में बैठता है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए ना। मुख्यमंत्री राज्य के हेमंत सोरेन जी, क्यों हेमंत सोरेन जी है? लोगों ने वोट दिया है तो वो बन करके आए हैं। जितने के जितने ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, एसपी है, उनके पास एक अथॉरिटी है। लेकिन अगर जो हाईएस्ट जो बॉडी है, और मैं आपको बता रहा हूँ प्रकाश सिंह केस का जो मैंने जिक्र किया था, प्रकाश सिंह केस की मूल भावना क्या थी? उसका स्पिरिट यही था कि जो डीजीपीज है या फिर जो पुलिस ऑफिसर्स है, दे शुड बी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट, यानी वो पॉलिटिक्स से इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उनको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर डीजीपी का टेन्योर भी फिक्स कर दिया। पहले कोई भी डीजीपी को हटा देता था, बात नहीं माने सीएम का, डीजीपी को हटा दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने टेन्योर फिक्स कर दिया, नहीं 2 साल से पहले आप नहीं हटा सकते हैं। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का मेन क्रक्स यही था कि जो पुलिस ऑफिसर है, खास करके डीजीपी है, वो पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल जो वो नहीं हो। लेकिन अगर किसी डीजीपी के लिए स्टेट इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के अगर स्टेप लेगा कि उनको बनाने के लिए यूपीएससी को भी बाईपास कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को बाईपास कर दे, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को बाईपास कर दे, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की मूल भावना थी कि पॉलिटिकल यूज़ नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिटिकल यूज़ भी होता हुआ दिखाई दे रहा, जो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के पूरे 7 डायरेक्टिव्स का वॉलेशन। जनता अब क्या करे? जनता किस तरफ जाए? नहीं, मैंने तो आपको अपना पूरा एंगल बता दिया, मैंने लीगल एंगल सारा बता दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी ओपिनियन आ रहा है कि उनका क्या स्टैंड है। जनता के सामने दोनों का स्टैंड है, जनता फैसला करे कि उनको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है। जनता ने जिनको बहुमत दिया उन लोगों ने तो डीजीपी बनाया है। नहीं, तो जनता ने बहुमत जिनको दिया है, केंद्र सरकार को भी जनता ने बहुमत दिया है, राज्य सरकार को भी जनता ने बहुमत दिया है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार पास, दोनों के पास अपने अपने पावर्स है। मान लीजिए जेपीएससी इतने साल से एग्जाम नहीं ले रही, जेपीएससी डीएसपी को अपॉइंट कर रही है। डीएसपी को केंद्र सरकार तो नहीं कह दिया, केंद्र सरकार ने तो नोटिफाई नहीं कर दिया कि आज से जो अजय शाह यहाँ के डीएसपी होंगे, क्योंकि वो पावर किसके पास में है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। तो आईपीएस को क्या कंप्लीट जो पावर है उनको रेगुलेट करने का, वो ऑथराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। तो जनता ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हक दिया है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को हक दिया है। स्टेट गवर्नमेंट पूर्ण रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है अपना, उससे बाहर जा रही है, अपने ऑर्बिट को जंप कर रही है। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ एकदम आज के इंटरव्यू में कि आज नहीं तो कल अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब कल सुनवाई होगा तो राज्य सरकार को बहुत कड़ी फटकार जो वो लगने वाली है।